प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा का ऐलान होते ही गरमाई राजनीति। हरदा के तीखे वार से बीजेपी में हलचल। सीएम धामी ने भी किया पलटवार। कांग्रेस में जाने से पहले हरक सिंह रावत का बयान। कहा, हरीश रावत मेरे बड़े भाई, मांग सकता हूं 100 बार माफी। चुनावी मौसम में दल बदल की राजनीति से उत्तराखंड में हलचल। विशन सिंह चुफाल ने कहा, हरक के जाने से पार्टी को नहीं होने वाला कोई नुकसान। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा है कोरोना। प्रदेश के 11 जिलों में संक्रमण दर 5%। देहरादून व नैनीताल, उधम सिंह नगर सर्वाधिक प्रभावित। औली के लिए 8 दिन बाद फिर रोपवे का संचालन शुरू। अब पर्यटकों की मुश्किलें होंगी कम। 22 रोपवे के चेयर लिफ्ट कर्मचारियों का कोविड टेस्ट नेगेटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले उत्तरकाशी से खबर आ रही है। विधायक केदार सिंह रावत का बड़ा बयान आया सामने। यमुनोत्री विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी की होगी बड़ी सफलता। यमुनोत्री विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी की होगी बड़ी सफलता। मेरे द्वारा यमुनोत्री विधानसभा में किए गए बड़े बड़े विकास कार्य। सोशल मीडिया पर चल रही गलत अफवाहों पर ना करें भरोसा। विधायक केदार सिंह रावत का बड़ा बयान। केदार सिंह रावत ने कहा, मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूं। सरकार द्वारा मेरी विधानसभा में कराए गए ऐतिहासिक कार्य। क्षेत्र भ्रमण पर मुझे जनता का मिल रहा है भरपूर सहयोग। सरकार द्वारा मेरी विधानसभा में कराए गए कई ऐतिहासिक कार्य। क्षेत्र भ्रमण पर मिल रहा है जनता का पूरा सहयोग। तो विधायक केदार सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है उत्तरकाशी से। साफ तौर पर कहना है कि यमुनोत्री में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूं। मेरे द्वारा यमुनोत्री विधानसभा में किए गए बड़े विकास कार्य। जनता इन सभी कार्यों से संतुष्ट। सोशल मीडिया पर चल रही गलत अफवाहों पर ना करें भरोसा। खबर देहरादून से है। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में वर्चुअल माध्यम से रैली करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगाई गई है। उसी पर भाजपा की ओर से वर्चुअल माध्यम से जनसभा का शुभारंभ कर दिया गया। आज देहरादून स्थित भाजपा के वर्चुअल स्टूडियो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने वर्चुअल जनसभा का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने हमारे संवाददाता दानिश अली से की खास बातचीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज एक वर्चुअल माध्यम से आपने रैली को संवाद किया। सर, वर्चुअल रैली का देखिए, चूंकि इस समय में महामारी चल रही है, ओमिक्रॉन का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं और हम तैयार हैं। अब जो भी परिस्थितियां हैं, हम आश्वस्त हैं। हम इस परिस्थिति में भी बहुत अच्छा करेंगे, हम जीतेंगे और बड़ी भरी बहुमत से जीतेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है अब, क्योंकि अब जो है उठापटक का दौर जारी है? नहीं, हमने काम किया है और हमने काम के आधार पर जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए, उन कामों को लेकर जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। और हमारी पार्टी ने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पर। हरक सिंह रावत को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कांग्रेस जो ठीक है, उन पर हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया है। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वर्चुअल माध्यम से जो चुनाव होने वाला है उसमें पूर्ण तैयारियां बीजेपी कर ली गई हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। अपने सहयोगी पंत के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर देहरादून से है। 3 जनवरी को देहरादून से अरविंद केजरीवाल ने नव परिवर्तन सभा की शुरुआत की थी। कोविड के चलते आम आदमी पार्टी ने 10 जनवरी से नव परिवर्तन संवाद की डिजिटल शुरुआत की थी। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 10 जनवरी को शुरू किया था डिजिटल नव परिवर्तन संवाद। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से अब तक लगभग 40 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। 8 दिन चले नव परिवर्तन संवाद में वर्चुअल रैली के जरिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी जल्द ही शुरू करेगी डिजिटल रैली का दूसरा फेज।
खबर गंगोत्री से है, जहां कर्नल अजय कोठियाल ने 7 दिनों से लगातार गंगोत्री विधानसभा में जनसंपर्क और डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया है। कर्नल कोठियाल शिक्षा, पलायन और रोजगार के मुद्दों पर जनता से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज कर्नल कोठियाल से प्रभावित होकर सैकड़ों स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कर्नल कोठियाल आज सेकू गांव, नेताला, जाग्याल और कली गांव पहुंचे, जहां जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत किया। समय से साथ रह रहे हैं। कर्म भूमि अजय कोठियाल की जय वाली वो नरेंद्र नगर और विधानसभा का है, वहां से नहीं लड़ते। कांग्रेस महिला प्रदेश सरिता आर्य कल देहरादून में भाजपा का दामन थामने के बाद आज नैनीताल पहुंची। नैनीताल पहुंचकर उन्होंने न्याय के देवता गोलजीऊ के दरबार में घोड़ा खाल में हाजिरी लगाते हुए भाजपा से टिकट दिलाने और भाजपा की जीत के लिए पूजा अर्चना की। सरिता आर्य ने प्रियंका गांधी की पार्टी में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण देने व लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदेश में महिलाओं की अनदेखी की जा रही है। संजीव आर्य और यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से 2 सीटों पर महिलाओं को दिए जाने वाले टिकट काटे गए हैं। प्रियंका गांधी जी का एक नारा था कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का नारा हम लोग भी, क्योंकि यूपी में मैडम ने 40% टिकट देंगे कहा और दिया भी। पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को वहाँ टिकट दिया। उन्नाव पीड़िता जो एक हमारी बेटी थी उसकी माँ को भी दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को वहाँ टिकट दिए गए। लेकिन उत्तराखंड लगा हुआ राज्य था, यहाँ पे जो सक्षम महिलाएं थी, जो हमेशा से कांग्रेस के डंडे झंडे उठाती थी, कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाती थी, उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उसमें सक्षम नहीं हो पाई। एक आत्मग्लानि के तौर पर मैंने कल भाजपा का दामन थामा है। खबर दून से है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,77,731 पहुंचा। वहीं उत्तराखंड में 3,41,797 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। इसके साथ ही उत्तराखंड में 20,620 केस एक्टिव हैं। आज उत्तराखंड में कोरोना के 4482 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को ब्रेक के लिए स्वास्थ्य हर संभव प्रयास कर रहा है। विभाग ने सीएससी और पीएससी तथा बॉर्डर के अलावा मोबाइल कोरोना टेस्टिंग टीम भी बनाई है। मोबाइल टेस्टिंग टीमों के द्वारा लक्सर व हरिद्वार के देहात क्षेत्र में हाईवे पर गांव-गांव में जाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करने की भी अपील की जा रही है। बार बार यही हम लोगों को निर्देश रहा है कि कोई भी आदमी नहीं छूटेगा। 100% हम लोगों को सेकंड डोज अचीव करनी है। इस लड़ाई से लड़ने के लिए, इस कोविड से एक लड़ने का यही एकमात्र उपाय है कि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप करनी है। उसका एकमात्र ये रास्ता कि जिसने फर्स्ट डोज ली सेकंड उसको लगवा रहे हैं। अभी हमारे पास मैक्सिमम 7 या 8 हज़ार बच्चे हैं। इन लोगों जो भी रह रहे हैं, हम लोगों ने राशन को बंद करा दिया और इन लोगों को समझा रहे कि अन्य सुविधा भी शायद आपको भविष्य में ना दी जाएंगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार के धर्म संसद प्रकरण में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मामले की जांच एसआईटी के द्वारा कराई जा रही है। इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यतीश्वरानंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं सोशल मीडिया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि धर्म संसद पर विवाद होने के बाद नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को रिपीटेड ओपन के चलते, वहीं महामंडलेश्वर यतीश्वरानंद को एक दूसरे मामले में विशेष समुदाय की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एसआईटी गहनता से मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हेट स्पीच वाले मामले जो दर्ज हुए हैं उनमें जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो रिपीटेड ऑफेंस के कारण हुई हैं, क्योंकि जो इसमें शामिल लोग हैं उनके द्वारा यह कृत्य बार बार किया जा रहा था। और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की और माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 41A का नोटिस तामील कराया जाएगा और जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकरण में अब तक कुल मिलाकर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 3 मुकदमों में जो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें स्वामी यती जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि इनके विरुद्ध 1 से अधिक मुकदमे हैं, इस कारण इनकी गिरफ्तारी। डोईवाला और रानी पोखरी के बीच पड़ने वाली झांक नदी में 27 अगस्त 2021 को नदी में आई बाढ़ के कारण रानी पोखरी की झांक नदी पर 57 साल पुराना पुल टूट गया, जिसके बाद देहरादून क्षेत्र का ऋषिकेश के साथ पहाड़ी क्षेत्र से संपर्क टूट गया। पुल टूटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम लोगों ने पुल के निर्माण के लिए प्रयास तेज करने, एनएचआई के अधिकारियों को जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 26 करोड़ की लागत से अब रानी पोखरी की जाख नदी पर देहरादून की हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल निर्माण का कार्य दिया गया है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार पुल का निर्माण 6 माह के भीतर बरसात के पूर्व कराना अनिवार्य होगा। काम हमारा तो 8 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था। अब कास्टिंग शुरू हुई परसों से हमारी। 280 मीटर का स्पान है हमारे ब्रिज का और हमारी कोशिश ये रहेगी बरसात से पहले ये ब्रिज हमारा तैयार हो जाए ट्रैफिक के लिए। किस तरह का ये ब्रिज होगा? ये प्रीकास्ट पीएससी गडर ब्रिज है। 8 में कुएं होंगे, उनके ऊपर गडर रखे जाएंगे। फिर डबल लेन बनेगा? डबल लेन ब्रिज है। देख के ये निर्देश देंगे कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अपनी लैब वगैरह सब सर्विस यहाँ पे साइट पे करेंगे। हम अपनी रेगुलर टेस्ट भी करेंगे और निर्देश ये है कि विद इन 6 और 7 पर इस ब्रिज को हम कंप्लीट कर दें। निर्देश ये है। एनएच की मॉनिटरिंग पे हमारे इस पे 2 जूनियर इंजीनियर हैं, 2 असिस्टेंट इंजीनियर हमारे इस पर वर्क करेंगे और साथ साथ हमारी थर्ड पार्टी क्वालिटी की टीम भी जांच करेगी। बीच में आते सैंपल वगैरह लेगी इनकी, तो उस तरह से उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद नेगी, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ इस ब्रिज का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज पीके राय पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस व आईटीबीपी के जवानों के द्वारा कस्बा बड़कोट व पुरोला में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जवानों के द्वारा स्थानीय नागरिकों को चुनाव के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने तथा निर्बाध निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव में पुलिस व प्रशासन के सहयोग की अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज पौड़ी में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन में एमसीएमसी व पेड न्यूज में संबंध में बैठक ली। निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका और उनके अधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मतदान स्थल पर नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मतगणना के दिन भी मीडिया के जो नियम निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाए गए हैं उन सभी को पालन करना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों पर प्रेस प्रतिनिधियों को निर्णय और आदेशों का विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत
पौड़ी जनपद में जो हमारा निर्वाचन का कार्य चल रहा है, अब तक की जो प्रगति हुई है और निर्वाचन आयोग से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका एक जानकारी देने के लिए हमने मीडिया के साथ में आज जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ चर्चा किया है, उनको जानकारी साझा किया है। प्रमुख बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का माध्यम जो मीडिया होता है उनके साथ ये बिंदु हमने डिस्कस किया है और आशा करते हैं कि इन सभी बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। जो प्रमुख बिंदु है हमारे ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है उसको हमने अवगत करा दिया है। साथ में जो हमारे निर्वाचन की जो समय अवधि होती है, समय सीमा होगी, शेड्यूल होगा, उसको अवगत करा दिया गया है। 8 जनवरी से हमारी अधिसूचना घोषित हो चुकी है। उसके उपरांत जो है 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 28 जनवरी तक नामांकन के अंतिम दिवस रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पछवादन, सहसपुर, विकासनगर और चक्राता विधानसभा क्षेत्र स्थानीय पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सितारगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान केस का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सोमवार को रात्रि में सितारगंज कोतवाली के अंतर्गत सरखड़ा पीलीभीत बैरियर में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 7,30,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप लागू होने के बाद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। आरोपी के पास से नकदी को लेकर ना तो कोई दस्तावेज मिले हैं, ना ही कोई प्रमाण मिला है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरे द्वारा सरकरा बैरियर पे पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद हुए, जिनके इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपए कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है और अधिकारीगणों को सूचना दी। इनका नाम राकेश कुमार चौबे है और ये बसंत गार्डन शिक्षा के रहने वाले। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरते जाने पर जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव आफाक ने निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सलेमपुर के एक ग्रामीण को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर नदारद मिलने पर आफाक अली ने अस्पताल पहुंचकर हालात देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस को मौके पर बुलाया। राव आफाक ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही है, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण यहाँ पर मरीज को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिस मरीज को यहां लाया गया है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिना डॉक्टर इसके मरीज के पास आदिल रोशनाबाद सलेमपुर का रहने वाला मेरे गांव का, वो परसों यहाँ आए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ है नहीं, कल संडे है और हम इसे देख नहीं सकते। वो इसको ले गए वहाँ मैक्सवेल में, वहाँ भर्ती करा। आए डॉक्टर से यहाँ पूछ के गए हॉस्पिटल में कि भाई उसे लिया हुआ आपका डॉक्टर आ गया, कहाँ लिया हो? आज तो सोमवार है। आज इसको अब ये लेकर आए यहाँ छुट्टी करा कर मैक्सवेल से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ हम इसको जो है कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए, आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ इसका इलाज नहीं है और डॉक्टर यहाँ है नहीं। डॉक्टर यही है कहीं, और मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से वो कहीं ड्रिंक करे जो है डॉक्टर जो है पड़े हैं
और वो ड्रिंक के चक्कर में यहाँ नहीं रहे। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे, हमने शेड्यूल इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है भाई, वेंटिलेटर पे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था, अभी दूसरी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगा कर हमने जो है वो मंगाया और लगाया, नहीं तो अब तक मरीज जो है वो कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े 80,000 कर्मचारियों की निगाहें इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है, जिसके बाद मोर्चे से जुड़े कर्मचारी अपना समर्थन किसी पार्टी विशेष को दे सकते हैं। पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि पिछले लंबे समय से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसके साथ ही साथ सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कभी वृक्षारोपण किया तो कभी एक दीपक पुरानी पेंशन के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि उनके संगठन के द्वारा दर्जनों कार्यक्रम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए गए। इसके कारण उनका संगठन घोषणा पत्र अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र में उनकी एक सूत्रीय मांग को नहीं रखा जाता है तो इसके परिणाम पार्टियों को भुगतने के लिए तैयार रहने चाहिए। पेंशन की बात नहीं रखी गई तो इससे हम एक रोष व्याप्त है। और वर्तमान में सरकार 2022 का जो चुनाव है तो निश्चित रूप से जो सरकार जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उसको प्राथमिकता से रखेगी उसके साथ कर्मचारी खड़ा रहेगा। अन्यथा अगर घोषणा पत्रों में पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टियों को भुगतना भी पड़ेगा। और हम लोग कर्मचारी पूरा एक हो चुका है और हमें अपना अच्छा और बुरा देखना परिवार सहित हम इसको सरकार को इस बार सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो उसको दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। पेंशन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कई कार्यक्रम लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा हमारे इस ओपीएस की मांग को बहाल नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित होकर हमने निर्णय लिया है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखेगा उसी पार्टी को हमारे जो एनपीएस साथी हैं उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। इन दिनों देवभूमि की फिजाओं में भले ही सर्द हवाएं बह रही हों, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्मी बनी हुई है। मुद्दों की तपिश से सियासी मौसम भी बदला हुआ है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही उठापटक जारी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सोच समझकर चुनावी रण में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दावेदारी ठोकने वालों के साथ साथ उन कार्यकर्ताओं की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं जो कई दशकों से पार्टी का झंडा और डंडा पकड़कर धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार पार्टी उन्हें ये जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन दूसरी ओर पार्टियों के बड़े नेता, सांसद और मंत्री सभी अपने बहू, बेटों और रिश्तेदारों के लिए टिकट की लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में परिवार का मुद्दा छाया हुआ है। लैंसडाउन से अपनी बहू अनुकृति गोसाई को टिकट दिलाने की चाहत रखने वाले हरक सिंह रावत ने जब पार्टी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो पार्टी ने उन्हें किनारे लगा दिया। इसी बीच एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस परिवारवाद के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष से महरूम रही तो भाजपा भी परिवारवाद से अछूती नहीं रही। दोनों ही पार्टियों के नेता अपने रिश्तेदारों की पॉलिटिक्स में एंट्री कराने की जुगत में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और हमेशा आप देखेंगे हम लोग उसी आधार पर आज हमारा कार्यकर्ता खड़ा होकर और पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्य आधारित पार्टी है। देवभूमि में चुनावी जंग में बड़े नेता अपने परिवार के बेटे, बेटी, बहू के लिए टिकट की दावेदारी करने में जुटे हैं। हरक सिंह अपनी बहू को लैंसडाउन से दिलाना चाहते हैं टिकट। हरदा अल्मोड़ा सीट से बेटी अनुपमा को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीतम सिंह अपने बेटे अभिषेक के लिए चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अजय भट्ट अपनी पत्नी पुष्पा को चुनावी मैदान में उतारने में जुटे हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। छोटे राज्यों में दल बदल के कई मॉडल सामने आते हैं और अस्थिरताओं के मॉडल जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, अगर इस तरह से व्यक्तिगत दल बदल किए गए या सामूहिक दल बदल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में 16 में कराए हैं तो उत्तराखंड जैसे नए छोटे और पर्वतीय राज्य के लिए ये किसी भी किस्म का शुभ संकेत नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को भी जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार के दम पर दौलत कमा करके हर समय जो नई सीटों पर जाते हैं उन नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। कुल मिलाकर फैमिली पॉलिटिक्स के चलते कई बड़े नेता अपने परिवार वालों को सत्ता में सेट करने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
तो वहीं दूसरी ओर सालों से पार्टियों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत ही अनदेखी की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे परिवार की राजनीति कब तक इन कार्यकर्ताओं के हक को मारती रहेगी। अगर ऐसे ही वंशवाद और परिवारवाद चलता रहा, भविष्य में लोकतंत्र पर खतरा मंडराना लाजमी है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी।